नमस्कार, प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। स्पॉन्सर्ड बाय सद्गुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल स्वामी हृदयराम जी के प्रेरणा से साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट, शांतात्मा व्यास एवं मेघी तुलसी कृष्णानी स्मृति संस्थान अजमेर व स्वामी समूह के संयुक्त तत्वावधान में 20 वर्षों से आयोजित 38वां प्रतिभावान सम्मान समारोह में राजस्थान बोर्ड और सीबीएसई परीक्षा 10वीं में 85% या उससे अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों का रविवार 22 जून 2025 को रसोई बैंक्वेट हॉल स्वामी कॉम्प्लेक्स अजमेर पर आयोजित किया जाएगा। संयोजक कमल प्रकाश ने बताया कि विद्यार्थियों में टॉप 10 आने वाले छात्र छात्राओं को अभिनंदन पत्र, स्मृति चिन्ह, ज्ञानवर्धक पुस्तकें व 85% से ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भी प्रमाण पत्र द्वारा सम्मानित किया जाएगा। सर्व समाज वर्ग के विद्यार्थी अपनी मार्कशीट की कॉपी का रजिस्ट्रेशन स्वामी कॉम्प्लेक्स की तीसरी मंजिल रसोई रेस्टोरेंट के काउंटर पर किया जा रहा है, जिसका आज 18 जून 2025 अंतिम दिन है। सभी विद्यार्थियों से स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर आने का निवेदन है। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक खन्ना ने अपने कक्ष में मीडिया प्रतिनिधियों से वार्ता की। इस दौरान उन्होंने वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान के तहत जिले में किए जा रहे जल संरक्षण एवं संग्रहण कार्यक्रमों की जानकारी दी। अभिषेक खन्ना ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जल संरक्षण पर विशेष कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, साथ ही लोगों तक इसका संदेश पहुंचाने और उन्हें जागरूक रखने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आम लोगों से अपील की है कि वे इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभाकर अधिक से अधिक जल संरक्षण सुनिश्चित करें ताकि भविष्य की जरूरतें पूर्ण की जा सकें। अजमेर के जेएलएन अस्पताल में भर्ती महिलाओं से अभद्रता कर रहे एक वार्ड बॉय की मरीज के परिजनों ने जमकर पिटाई लगा दी और पुलिस चौकी ले गए। आरोप है कि वार्ड बॉय दुष्यंत राव नशे की हालत में वार्ड में घुस आया था और मरीजों व उनके परिजन से अभद्रता कर रहा था। इस दौरान मरीज के परिजनों ने हंगामा भी कर दिया। अस्पताल प्रशासन ने मामले की जाँच की बात कही है। वार्ड बॉय पन्नाधार एजेंसी का बताया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हम प्रारंभ से स्टार्ट करके मॉर्निंग में प्रभात फेरी कराते हैं और हमारी जो नरेगा लेबर है 5:30 बजे से 12:30 तक जो हमारे महात्मा गांधी नरेगा योजना का टाइमिंग है, तो वहाँ पे हम संकल्प करवाते हैं और लोगों को जोड़ के वहाँ श्रमदान का कार्य भी हम कराते हैं। इसी प्रकार से जो तालाब और सरोवर हैं वहाँ पे हमने स्टार्टिंग में पूजन की गतिविधियाँ कराई थी, पीपल पूजन के कार्य कराए थे, राजीविका की महिलाओं से कलश यात्राएँ करवाई थी, स्कूल के बच्चों द्वारा लगातार निबंध और इस प्रकार की प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया जा रहा है। तो एक पूरा माहौल बना के सब लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ये सभी एक्टिविटीज़ ग्रामीण क्षेत्र में हमारे द्वारा की जा रही है। आम जन से मेरी अपील आप सब लोगों के माध्यम से ये है कि एक वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, जिसका मूल मकसद ये था कि एक जन भागीदारी कैंपेन बने और आम जन इसमें सक्रिय रूप से जुड़े। तो मेरी सभी लोगों से, अजमेर शहर की जनता से, आप लोगों के माध्यम से, चाहे वो शहरी क्षेत्र की और चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र की जनता, उनसे मेरी अपील है कि आप वाटर कंजर्वेशन की जो भी हमारी स्ट्रक्चर हैं, चाहे वो बावड़ी हो, तालाब हो, जोड़ हो, इन सब पे सबसे पहले तो इनकी कंजर्वेशन के लिए आप आगे आएँ, श्रमदान करें और दूसरा इन सब पे आप गंदगी नहीं करें और इन पे अतिक्रमण आप लोग नहीं करें। जब तक आप लोग अपनी हमारी प्राचीन धरोहर और हमारे सरोवर तालाब को नहीं बचाएगी आम जनता, तब तक प्रशासन के प्रयास भी संपूर्ण रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो आम जन से हमारा जुड़ाव की अपेक्षा है और साथ ही जैसे ही अब प्लांटेशन की कैंपेन स्टार्ट होगी तो विभागीय प्रयासों के अतिरिक्त आम जन भी अधिक से अधिक इससे हमसे जुड़े और अपने खेतों में, घरों के आगे जहाँ पे भी आपको स्थान उपलब्ध हो, 4 दीवारी युक्त परिसर, वहाँ पे सभी आम जन आके वृक्षारोपण करें और अजमेर ज़िले में हम अधिक से अधिक प्लांटेशन करके अजमेर को एक हरित क्षेत्र बनाएं। सर, देखा गया मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना की बात कर रहे हैं। प्रथम जो उसमें मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना चली थी, बीच में उस योजना का नाम बदल दिया गया था। योजना जैसे पानी के कंजर्वेशन की जो योजना है वाटर सेट की, वो लगातार चल रही है। ऐसा नहीं है कि बीच में रोक दिया गया है, लेकिन इस बार क्या है कि एक कैंपेन के रूप में चला के और ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार करके, ताकि लोग स्वयं अपनी जिम्मेदारी समझें। और आपको सभी को जानकारी है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं 9 तारीख को अजमेर ज़िले में आए थे और बाकी सभी ज़िलों में भी जा रहे हैं और इसी प्रकार से लगातार प्रभारी मंत्रीगण सभी लोग ज़िलों में जा रहे हैं, प्रभारी सचिवगण, सभी अधिकारी और सभी जनप्रतिनिधि इन कार्यक्रमों से जुड़ रहे हैं। तो अपेक्षा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और इसीलिए लगातार आप पिछले 12-13 दिन का दौर देखोगे तो अजमेर में इतने ज़्यादा शायद विजिट लगातार किसी अभियान को लेके नहीं हुए होंगे। तो आप उससे मंशा समझने के प्रयास करें कि जब तक जनप्रतिनिधि, प्रशासन, आमजन और आप सभी लोग पत्रकार साथ जुड़ के हम काम नहीं करेंगे तो एक कैंपेन का रूप ये नहीं अभियान ले पाएगा।
तो यही प्रयास है इसके माध्यम से। कल 2 वर्षीय बच्ची ने चांदी की पायल निगल ली थी, जिसके बाद परिजन घबराकर जेलन अस्पताल पहुंचे। गैस्ट्रो विभाग ने एंडोस्कोपी द्वारा सुरक्षित रूप से पायल को बाहर निकाल दिया। इसका नेतृत्व विभाग अध्यक्ष डॉक्टर MP शर्मा ने किया। साथ ही डॉक्टर राजमणि, डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर संजय व स्टाफ ने सहयोग किया। चिकित्सकों ने अभिभावकों से बच्चों पर नजर रखने की अपील की। कल 2 वर्षीय बच्ची ने चांदी की पायल निगल ली थी। परिजन अत्यंत परेशान स्थिति में आज JLN अस्पताल के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग में बच्ची को लेकर पहुंचे। वहां उपस्थित चिकित्सकों ने उसका एक्सरे करवाकर पायल की पेट में वर्तमान स्थिति सुनिश्चित की और अविलंब उसे एंडोस्कोपी थिएटर में स्थानांतरित कराया। वहां विभागाध्यक्ष डॉक्टर MP शर्मा के मार्गदर्शन में डॉक्टर राजमणि, डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर संजय व नर्सिंग कर्मी कैलाश व आरती ने अविलंब बच्ची को ऑपरेशन टेबल पर लिटाकर एंडोस्कोपी द्वारा पेट से पायल को बाहर निकाल लिया। इसके पश्चात बच्ची के परिजनों ने राहत की सांस ली। सभी परिजनों से आग्रह कि वे अपने छोटे बच्चों का ध्यान रखें कि गलती से कोई अवांछित द्रव्य पदार्थ का सेवन न कर ले, क्योंकि कई बार इससे बच्चों के जीवन को खतरा उत्पन्न हो जाता है। यद्यपि परिजनों को इससे ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। वे मरीज को गैस्ट्रो विभाग में ला सकते हैं, जहां त्वरित गति से उपचार संपादित करने की सुविधा उपलब्ध है। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC की RS मुख्य परीक्षा 2024 आज और कल आयोजित की जा रही है। पहली पारी की परीक्षा अजमेर के 29 और जयपुर के 48 केंद्रों पर हुई। जयपुर में एक अभ्यर्थी प्लास्टर लगाकर आया, जबकि अजमेर में एक दिव्यांग अभ्यर्थी परिजन की गोद में पहुंचा। सुबह 8 बजे एंट्री बंद होने पर लेट पहुंचे अभ्यर्थियों को अंदर नहीं आने दिया गया। पहली पारी सुबह 9 से 12 तक हुई, जबकि दूसरी पारी दोपहर 2:30 से शाम 5:30 तक रही। पेपर वॉज गुड, लेकिन एक्चुअली हमें थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी सेंटर के अंदर कि एक्चुअली जो क्लॉक थी वो बीच में रुक गई थी और हमें इतना आइडिया नहीं था, वो स्लो चल रही थी। तो उन्होंने हमें आइडिया बताया भी नहीं, और जब 11:30 हो रखे थे, अभी जब 12 हो चुके हैं और वो बोल रहे फिर आके वो घड़ी निकाल के फिर सेट कर रहे 12 पे कि आपका टाइम हो गया। ये कोई बात थोड़ी है, हम अपने वॉच तो अलाउड है नहीं इसमें और हम उसके हिसाब से ही अपना काम कर रहे हैं। और 30 मिनट हम कैसे वो करें, हमारा मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि भाई टाइम कैसे मैनेज करें, क्वेश्चन पर क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है, और वो हम मैनेज कर ही नहीं पाए। तो 1-2 क्वेश्चन हमारे छूट भी गए इस कारण से। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है। और हम कह रहे हैं, अभी भी हम चाह के बोल रहे हैं कि वॉच चेंज करो, तो वो कह रहे हैं कि सेल बदल देंगे, वो कर लेंगे। लेकिन इट्स नॉट अ सॉल्यूशन, अ परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए कि वॉच चेंज होनी चाहिए, तो वो कर ही नहीं रहे। तो ये होना चाहिए। देखो, इसमें 2 तरह के हैं, डायलेमा में फंस गए हैं कि भाई 3-4 दिन जो हमारे वेस्ट हुए कि भाई किसी ने आश्वासन दिया, और यानी तो 2 जना यानी 2 चीज़ों पर डाइवर्जन हो गया, तो इस कारण से हम थोड़ी हमारी प्रिपरेशन में प्रॉब्लम आई। लेकिन ठीक है, जो भी ये टाइम पे हो गया, नहीं तो फिर एक्सटेंड होता, फिर कब होता वो फिर टाइम यानी फिक्स नहीं होता, डेट फिक्स नहीं होती। तो इस कारण से जो भी है ठीक है। थैंक यू। हाँ, मैं सचिन, बांसवाड़ा राजस्थान से। फर्स्ट पेपर जो था वो पहला पूरा हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड रहता है। दूसरा इकोनॉमी सेक्शन रहता है। तीसरा सोशियोलॉजी, 4th जो है मैनेजमेंट, और 5th ऑडिटिंग अकाउंटिंग रहता है। ये 5 सेक्शन में होता है। पेपर एवरेज था। कुछ क्वेश्चंस को छोड़ दे, जो हमेशा रहता ही है कि कुछ क्वेश्चंस एस्पिरेंट के लिए नए होते हैं, वो इस बार भी थे, कोई नई बात नहीं है। बाकी जनरल क्वेश्चंस भी थे जिसको अटेम्प्ट किया जा सकता था। अगर आपको नहीं भी आता तो भी थोड़ी बहुत नॉलेज के साथ आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे। पेपर बिलो भी नहीं था, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था, बीच का था। अच्छा, बजट को लेकर काफ़ी क्वेश्चंस बजट को लेकर जैसे कि गवर्नमेंट काम कर ही रही है, तो 25-26 में सेंट्रल के बजट है, उसके बारे में MSME अभी बहुत हाई सेक्टर पे है, तो उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे गए। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पूछा गया, क्योंकि हमें भी पता है कि नवीकरणीय ऊर्जा पे बहुत बल दिया जा रहा है, तो ये क्वेश्चंस पूछना हम सभी के लिए भी फ़ायदेमंद रहा। इससे हमारी करंट एफिशिएंसी दिखती है। अच्छा, इस बार परीक्षा को लेकर कुछ असमंजस की स्थिति भी रही, आगे बढ़ेगी पीछे हटेगी, तो क्या कुछ तैयारियां पहले से थी? एस्पिरेंट सारे संघर्षों को देखते हुए आगे बढ़ता है, चाहे वो हो नहीं हो, दोनों के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। हम थे तभी प्रिपेयर थे, नहीं होते तो हम आगे बेहतर तैयारी करते। पेपर हो गया है तो हम भी दे के अब फ्री होना चाहते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट ने पेपर करवाया है, आयोग ने पेपर करवाया, क्या कहें, जबकि अभ्यर्थियों की मांग थी आगे बढ़ाने की? देखिए, अभ्यर्थियों की मांग डेफिनेटली थी, पर अगर गवर्नमेंट ने भी कुछ सोच समझ के आगे काम किया है तो हम दोनों के लिए
एक्सेप्ट करते हैं, अगर होता तो भी हम एक्सेप्ट करते हो, नहीं होता तो भी हम आगे तैयारी करते हैं, दोनों के लिए हम प्रिपेयर थे। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्या कुछ नया था इस बार पेपर में, जिसे कह सकते हैं कि इस बार हमेशा की तरह नहीं? कुछ नया, कुछ क्वेश्चंस हमेशा नए होते हैं एस्पिरेंट के लिए जो पहली बार सुनने में आते थे। जैसे पंचरात्रि, 5 रात्रि का जो कंसेप्ट था वो कुछ नया था, और 2-3 क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें आइडिया लगाना थोड़ा मुश्किल था, अदरवाइज एक जनरल पैटर्न था। आपका शुभ नाम है? प्रियंका बंसीवाल, उदयपुर से, राजस्थान अकाउंट सर्विसेज। पेपर का स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा था और हाँ जी, मेरे को तो जो पढ़ा था उस हिसाब से टफ लगा पेपर, काफ़ी टफ लगा। हाँ जी। क्या नाम आपका? नीमा चौधरी, कहाँ से हो आप? हनुमानगढ़ से। थैंक यू। ठीक था, एवरेज पेपर था, ना ज़्यादा टफ ना सरल। मैम किस तरह क्वेश्चन आया ज़्यादातर? क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन क्या ज़्यादा पूछे गए? हिस्ट्री थी, इकोनॉमी थी, और वो छोटी सब्जेक्ट थी मैनेजमेंट वगैरह, ऑडिटिंग वगैरह। करीब कितने क्वेश्चन? मैंने तो सारे कर दिए। मेरा नाम अनीता गुजर। कैसा लग रहा है पेपर देख? ठीक लग रहा है, इस बार तैयारी नहीं थी तो ठीक ही था मेरा। नहीं मतलब इकोनॉमी जैसे आनी चाहिए थी ना वैसी नहीं आई हमेशा। इस बार इंडियन इकोनॉमी ज़्यादा थी, जबकि राजस्थान की इकोनॉमी ज़्यादा आनी चाहिए थी, और तो ठीक ही था। जैन साधुओं पर हमला और उनके विहार मार्ग पर जानबूझकर होने वाली दुर्घटनाओं के विरोध में आज सकल जैन समाज ने शांतिपूर्ण मौन जुलूस निकाला। दिगंबर व श्वेतांबर समुदाय एकजुट होकर हाथीबाटा स्थित पावर हाउस से जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में साधुओं की सुरक्षा, अवैध कब्जे हटाने और धार्मिक स्थलों की रक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई। साथ ही चेतावनी दी गई कि समस्या नहीं सुलझने पर देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। आज सकल जैन समाज में श्वेतांबर, दिगंबर सारी समाज की तरफ से एक कलेक्टर साहब को यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है, जो कि एक रैली के रूप में चला करके यहाँ पर आए हैं। हमारी मुख्य मांग है राज्य सरकार से, भारत सरकार से, राष्ट्रपति जी से कि जैन समाज के जितने साधु संत विहार करते हैं, जो रोडों पे, पगडंडियों पे जहाँ भी चलते हैं, वहाँ पर उनकी सुरक्षा उनको प्रॉपर मुहैया कराई जाए। क्योंकि किसी तरह से अभी भी कुछ दिनों पहले एक घटना हुई है, लगातार 2 दिन में 2 साधुओं की मौत हो गई, जिसमें एक तो इंटेंशनली ऐसा लगता है कि वो किसी ने एक्सीडेंट करा है जानबूझ करके। तो यही हमारी राज्य सरकार और भारत सरकार से मांग है कि इस पर तुरंत एक्शन ले और जैन समाज के साधु संतों की सुरक्षा करें। जैन समाज द्वारा आज मौन जुलूस निकाल करके हमारे साधु संतों पर जिस प्रकार से लगातार दुर्व्यवहार, अत्याचार, उन पर हमले, उनको छीटाकशी, इस प्रकार का जिन व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है, और जिस प्रकार से जैन समाज के साधु संतों के विहार पे लगातार एक्सीडेंट्स की घटनाएं बढ़ रही हैं। हमारे आस्था के चिन्ह, हमारे समेत शिखर जी, हमारे गिरनार जी सहित हमारे मंदिरों पे, हमारे स्थानकों पे, हमारे स्वाध्याय भवनों पर जिस प्रकार से कब्जा करने का नियत और षड्यंत्र और हमारे जैन चिन्हों को छिन्न भिन्न करने का प्रयास देश भर में लगातार हो रहा है, इसको लेकर के आज ये मौन जुलूस यहाँ पर आया। राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन देकर के मांग की कि हमारे साधु संतों की सुरक्षा को चाक चौबंद किया जाए और उनके विहार में पुलिस प्रशासन उनको प्रोटोकॉल उपलब्ध कराए और हमारे आस्था के जो चिन्ह हैं, हमारे मंदिर हैं, हमारे स्वाध्याय भवन स्थानक है, उनकी सुरक्षा पर भी का ध्यान रखा जाए और जो अवांछित तत्व इस प्रकार की घटनाएं करते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। आज हमारा सकल जैन समाज द्वारा पूरे देशव्यापी हमारा एक आंदोलन चल रहा है, जिसके अंदर हमारे जैन तीर्थ क्षेत्रों पर असुरक्षा हो रही है। जैन तीर्थ क्षेत्रों के ऊपर जो है दूसरी समाज के लोग कब्जा कर रहे हैं और वो अनैतिक वहाँ के जो है कार्य कर रहे हैं जो हमारे समाज के अंदर जिसको परमिशन नहीं है। साथ ही जो है इसके अलावा जो हमारे साधु संत जो विहार करते हैं उसमें दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोग बाग उनसे रास्ते में जो है अभद्रता करते हैं, साथ में इंटेंशनली जो है उनके साथ एक्सीडेंट की अभी दुर्घटनाएं लगातार हुई हैं। तो उसके लिए हमने पूरे भारतवर्ष के अंदर ज्ञापन दे रहे हैं, जिसके तहत जो अजमेर के अंदर सकल जैन समाज द्वारा यहाँ ज्ञापन पर जिलाधीश महोदय को दिया गया है, जिसमें हमने मांग की है कि हमारे तीर्थ क्षेत्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी तय करे सरकार और साथ ही जो है हमारे साधु संतों की और हमारे समाज के जो मंदिर और विभिन्न क्षेत्र हैं
उन पर हमें सुरक्षा मुहैया कराए, जिससे कि हमारे धर्म, जो एक जैन धर्म बिल्कुल अहिंसा परमो धर्म पे चलने वाला धर्म है, उसको अगर सुरक्षा देश के अंदर हमारी सरकार उपलब्ध नहीं कर सकती है तो एक बहुत ही शर्म की बात है कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जैन धर्म के जो है हमारे अनुयायी हैं उनमें रोषता है और उनमें काफ़ी वो जो है दुख प्रकट कर रहे हैं लोगों की। जिस तरह साधुओं को जिस तरह बिहार के अंदर मारा जा रहा है, जिस तरह एक्सीडेंट किया जाता है, जिस तरह उनके साथ अभद्रता की जा रही है, तुरंत प्रभाव से सरकार इस पर एक्शन लेके उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे और सुरक्षा मुहैया कराए। अजमेर रेंज में मई 2024 की तुलना में मई 2025 तक अपराध दर में 16.90% गिरावट आई है। साथ ही SC/ST अपराधों में 34.29% और महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों में 6.32% की कमी दर्ज की गई है। संपत्ति संबंधी अपराध भी 38.73% घटे हैं, जबकि विशेष अधिनियम तहत मामले 12.04% बढ़े हैं। रेंज ने IT SSO शिकायतें दूर में दूसरा स्थान हासिल किया है। साथ ही बलात्कार, पॉक्सो व SC/ST एक्ट से जुड़े 164 मुकदमों में न्यायालय ने आरोपियों को सजा सुनाई। यह जानकारी एडिशनल SP विजय साखला ने दी। उन्होंने सभी जगह जाके, स्कूल कॉलेजों में जाके, कम्युनिटी पुलिसिंग के थ्रू भी जाके अवेयरनेस का कैंपेन चलाया था। उस अवेयरनेस का मकसद ही ये था कि लोगों को जागरूक करना कि साइबर फ्रॉड से आप कैसे अपना बचाव कर सकते हैं। तो जो आपने कहा, ये ऑलरेडी हमने इसको कम्युनिटी पुलिसिंग के थ्रू लिया हुआ है इसमें। तो सर कुछ कैंपेन का कोई असर नजर आया है? जी बिल्कुल सर। साइबर फ्रॉड के जो मामले जो पिछले कुछ महीनों में कोई आपने एनालाइज किया हो तो ग्राफ नीचे आया हो, दर्ज होने में ग्राफ नीचे आया हो, ऐसा कुछ? जी देखिए, दर्ज तो वो प्रक्रिया अलग है, दर्ज होने और वो आंकड़ों पे अपन नहीं जाएं तो भी मैं कहना चाहूँगा कि क्योंकि हमारे इसके लिए केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी दोनों ही अपने अपने लेवल पे इसके अवेयरनेस के कैंपेन भी चला रहे हैं, और जो हमारी स्टेट पुलिस है, जिला पुलिस है, संभाग पुलिस, सभी अपने अपने लेवल पे इसके लिए अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं। उस अवेयरनेस का बेनिफिट ये है कि आज हम किसी से भी बात करें, उसको पता होता है साइबर फ्रॉड क्या है। तो मेन मकसद अवेयरनेस का होता है लोगों को जागरूक करना। आंकड़ों के संदर्भ में जाएंगे तो आंकड़ों में डिफरेंट एक सिनारियो, आंकड़ों में भी नो डाउट गिरावट आई है अवेयरनेस में, कि अवेयरनेस हो रही है लोगों की, लेकिन ये अभी भी हालात हैं कि लोग उसमें बेवकूफ़ बन रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी ग्रीड इसमें जो है वो सबसे बड़ा कारण है। तो लोग अवेयर होने के साथ साथ अपनी ग्रीड पे भी जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे तो तब तक साइबर फ्रॉड कंट्रोल करना मुश्किल है। स्टार्ट करें। जी देखिए, हमारा जो रेंज ऑफिस का जो कार्यालय का रहता है, वो हर माह हम आपको आंकड़े रिलीज़ करते हैं कि हमारी जो गत वर्ष की तुलना में इस माह में हमने क्या क्या कार्रवाई करी है और हमारी क्या क्या प्रोग्रेस हुई है। तो उसके संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अजमेर रेंज में जो SC/ST के प्रकरण दर्ज होते हैं, उसमें पिछले साल के मुकाबले इस साल मई 2025 में 34.29% की कमी हुई है, जो एक भारी कमी है। और इसका अर्थ ये निकलता है कि हमारी पुलिस अच्छे काम कर रही है, जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो अपराधों में कमी आई है, जिसके कारण जो ओवरऑल जो FIR दर्ज होती है उसमें लगभग 16.9% की कमी आई है। महिला अत्याचार के संदर्भ में जो अपराध होते हैं उसमें 6.32% की कमी हुई है। पूरे संभाग के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, अजमेर रेंज के। इसके साथ ही जो संपत्ति संबंधी अपराध होते हैं उसमें लगभग 38.7% की कमी हुई है। संपत्ति संबंधी अपराध आप समझते होंगे, यदि आपको इसके संदर्भ में किसी प्रकार की कुछ जानकारी और चाहिए डिटेल्स की जिलेवार, तो जिलेवार भी मैं आपको डिटेल उपलब्ध करा देंगे। जो हमारे एक ITSO कंप्लाइंस रेट होती है, जो महिला अत्याचार के संदर्भ में 2 माह में हमें जो मुकदमों को डिस्पोजल करना होता है, तो उसके संदर्भ में स्टेट जो रैंकिंग होती है उसके अनुसार स्टेट की एवरेज 65% है और अजमेर रेंज की उससे बेहतर है। अजमेर रेंज की लगभग 69.8% आज की डेट में जो हमारी कंप्लाइंस रेट है ITSO की, वो चल रही है। ITSO कंप्लाइंस रेट के मामले में अजमेर रेंज वर्तमान में नंबर 2 पर है पूरे स्टेट में। जो महिला, इसका मतलब है कि जो महिला अत्याचार के संदर्भ में जो टाइम बाउंड डिस्पोजल है वो अजमेर रेंज में बहुत अच्छा हो रहा है। जो हमारे जो SHO हैं, और वो इसके लिए SHO और CO साहब जो हैं, जो हमारे इसके वास्तव में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से अजमेर रेंज अच्छा कार्य कर पा रही है। इसमें रेंज में वर्ष 2024-25 में पॉक्सो, बलात्कार व SC/ST के
कुल 164 प्रकरणों में इनको जो सज़ा दिलवाई जाती है, जो केस ऑफिसर स्कीम में लेके इन प्रकरणों में 164 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा इनमें सज़ा सुनवाई गई है। इसी प्रकार रेंज में अपराधों पर नियंत्रण रहा है और रेंज में कानून व्यवस्था पूरी तरह स्थिति सही रही है। आपको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी और चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज़।